अच्छा, क्लास 10th में आखिरी में जब चैप्टर 15 ख़त्म हो जाता है, चैप्टर 16 ख़त्म हो जाता है, तब ये प्रूफ्स ऑफ मैथमेटिक्स A1 आता है और A2 भी आता है। ठीक है, ऐसे तो बच्चे इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को, मगर मैं चाहूँगा कि इस पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती। ठीक है, तो इफ़ यू हैव टाइम यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। द एबिलिटी टू रीज़न इन थिंग, ठीक है, प्रूफ्स ऑफ मैथमेटिक्स है ये। तो मैथमेटिक्स में किसी चीज़ का प्रूफ दिया जा रहा है, ये तुम आगे भी सीखोगे क्लास 11th में, 12th में। तो इंट्रोडक्शन कह रहे हैं कि एबिलिटी टू रीज़न एंड थिंक क्लियरली इज़ एक्सट्रीमली यूज़फुल इन अवर डेली लाइफ। ठीक है, बढ़िया से सोच पाना है ना, साफ शब्दों में। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ पॉलिटिशियन टेल्स यू, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अ क्लीन गवर्नमेंट देन यू शुड वोट फॉर मी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने एक स्टेटमेंट दी है, एक पॉलिटिशियन ने बोला है अगर आपको एक क्लीन गवर्नमेंट चाहिए तो आपको मुझे वोट करना चाहिए। वट ही एक्चुअली वांट यू टू बी बिलीव इज़ दैट इफ़ यू डू नॉट वोट फॉर हिम देन यू मे नॉट गेट अ क्लीन गवर्नमेंट। इसको कहते हैं लोडेड फैलेसी। ठीक है, अगर मैं इसको डिबेट के टॉपिक से बताऊं तो उस वे में असल में यहाँ पे क्या होता है कि एक लोगों के मन में धारणा डाल दी जाती है ना, और पॉलिटिशियन इस चीज़ में माहिर होते हैं। तो ऐसा लगता है कि क्लीन गवर्नमेंट मतलब इस पॉलिटिशियन को वोट, है ना। तो सिमिलरली इफ़ एन एडवर्टीजमेंट टेल यू, मान लो कि एडवर्टीजमेंट तुम्हें कहती है द इंटेलिजेंट वियर XYZ शूज़। तो इंटेलिजेंट लोग क्या पहनते हैं, XYZ शूज़ पहनते हैं। ठीक है, कंपनी का नाम। तो इसका मतलब क्या बताना चाह रही हैं कि आपने XYZ शूज़ नहीं पहने तो आप इंटेलिजेंट नहीं होगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं अफेक्ट करती हैं। यू कैन योर सेल्फ ऑब्जर्व दैट बोथ द अबव स्टेटमेंट में मिसलीड द जनरल पब्लिक, है ना। ये आम इंसान को तो मिसलीड करती हैं, भटकाती हैं, गुमराह करती हैं। सो इफ़ वी अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग करेक्टली वी डू नॉट फॉल इन सच ट्रैप अननोइंगली। अगर हमें रीजनिंग का मतलब समझ में आ जाए, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का मतलब समझ में आ जाए, तो द करेक्ट यूज़ ऑफ रीजनिंग इज़ इन द कोर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ये मैथमेटिक्स की कोर पे चले जाते हैं, स्पेशली जब प्रूफ्स की बात आती है। क्लास 9th में हमने प्रूफ्स के आइडिया पे देखा था, है ना, वहाँ पे भी हुआ करता होगा अपेंडिक्स, है ना। तो A1 A2 जो थे वहाँ पे भी होगा, यू एक्चुअली प्रूव मैनी स्टेटमेंट। तो वहाँ पे अपने ज्योमेट्री से रिलेटेड स्टेटमेंट्स को प्रूव करा था, अगर याद हो तो, है ना। रिकॉल दैट प्रूफ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल मैथमेटिकल स्टेटमेंट ईच ऑफ विच इज़ लॉजिकली डिड्यूस फ्रॉम प्रीवियस स्टेटमेंट। तो प्रूफ क्या होता है, लॉजिकल मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है और हर एक जो होती है इंटरलिंक्ड होती है प्रीवियस वाले से, है ना। तो फॉर देम अ थ्योरम प्रूव अर्लियर और एन एक्सियोम या फिर एक हाइपोथेसिस। तो मेन टूल क्या है इसका, वी यूज़ इन कंस्ट्रक्टिंग अ प्रूफ इज़ द प्रोसेस ऑफ डिड्यूसिव रीजनिंग। ठीक है, एक चीज़ से डिराइव हो रही है दूसरी, है ना। अभी आपको समझ में आएगा कहने का मतलब क्या है जब एग्जांपल्स पे डील करेंगे। अभी तो सिंपली ये देखें कि वी स्टार्ट द स्टडी ऑफ दिस चैप्टर विद द रिव्यू ऑफ व्हाट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज़। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है। देन वी प्रोसीड टू शेप आवर स्किल इन डिड्यूसिव रीजनिंग। ठीक है, हम चैप्टर को शुरू कैसे करेंगे, स्टेटमेंट बताएंगे, स्टेटमेंट होता क्या है असल में। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे बोलते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम शार्प करेंगे अपनी स्किल को डिड्यूसिव रीजनिंग में और उसको एग्जांपल्स में भी यूज़ करेंगे। वी शैल ऑल्सो डिड्यूस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेशन एंड फाइंडिंग द नेगेशन ऑफ अ गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, नेगेशन यानी नेगेटिव टर्म कहते हैं, अभी सब कुछ जानेंगे हम, अभी तो ओवरव्यू दे रहे हैं, है ना। देन वी डिस्कस व्हाट इज़ मीन टू फाइंड द कन्वर्स ऑफ अ गिवन स्टेटमेंट। और कन्वर्स क्या होता है एक स्टेटमेंट का। अगेन फाइनली हम क्या करने वाले हैं, वी रिव्यू द इंग्रेडिएंट ऑफ प्रूफ लर्न इन क्लास 9th। ठीक है, क्लास 9th में अगर आपने नहीं पढ़ा है ये तो एक चीज़ तो मैं बोलूँगा कि पढ़ लो जाके, है ना। दूसरा है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म आएगी तो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना 9th का नहीं पढ़ा है तो फिर नुकसान हो जाएगा या कुछ समझ नहीं आएगा। आएगा क्यों नहीं आएगा। ठीक है, बस पढ़ लोगे तो फिर एक टाइप का ऐसा रहेगा कि हाँ ये सारी टर्म्स तो हमने 9th में क्योंकि और सिंप्लीफाई करके समझाया होगा, यहाँ पे कम शॉर्ट में समझाएंगे, है ना। तो हेयर वी ऑल्सो डिस्कस द आइडिया ऑफ प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, मैं कॉन्ट्राडिक्शन की जब भी बात करता हूँ, है ना, बहुत से क्वेश्चन याद आते हैं, जैसे इरेशनल नंबर को प्रूफ करना था, है ना, उसमें भी ये सब था। तो क्लास 9th में हमने ये सब देखा था। अब आते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को रिविजिट करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होता है, अगर क्लास 9th पढ़ी है तो उसमें बताया था कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस होता है विच इज़ नॉट इन ऑर्डर
कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ना किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, ना कोई एक्सक्लेमेशन है, ना कोई क्वेश्चन है। जैसे कि विच टू टीम्स आर प्लेइंग इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल, तो ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट थोड़ी है ना। गो एंड फिनिश योर होमवर्क, ये तो एक कमांड है, ऑर्डर है, स्टेटमेंट नहीं है। व्हाट अ फैंटास्टिक गोल, ये क्या है, एक्सक्लेमेशन है, क्या बोल रहे क्या बढ़िया गोल मारा। तो ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट नहीं होती। रिमेंबर इन जर्नल स्टेटमेंट कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो स्टेटमेंट ना इन तीन में से एक होती है, या तो हमेशा सही होगी या हमेशा गलत होगी, ये एम्बिग्यूअस होगी, है ना, डिपेंड करेगी। क्लास 9th में यू हैव ऑल्सो स्टडीड इन मैथमेटिक्स, अ स्टेटमेंट इज़ एक्सेप्टेबल ओनली इफ़ इट इज़ ईदर ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स, ठीक है। स्टेटमेंट एक्सेप्ट कब करी जाएगी, या तो वो हमेशा सही हो या हमेशा गलत हो। और एम्बिग्यूअस सेंटेंस आर नॉट कंसिडर्ड एज मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। मैथ्स में एम्बिग्यूअस जो बातें होती हैं घुमा फिरा के, उनको स्टेटमेंट के रूप में नहीं लिया जाता। तो देखो यहाँ पे देखो 9th का भी कवर हो रहा है ना, तो इसलिए आसान हो गया। तो हमने रिविज़िट कर लिया, स्टेटमेंट के बारे में जान लिया, जिसको नहीं पता था वो समझ भी गया, और जिसने पढ़ रखा था उसको रिवाइज हो गया। एग्जाम्पल 1 से शुरू करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज फॉल्स या एम्बिगियस, जस्टिफाई योर आंसर। क्या लगता है तुम्हें, ठीक है। सन ऑर्बिट्स द अर्थ, हमेशा गलत होगा। धरती सूरज के धरती के चक्कर काटता है, नहीं, उल्टा होता है ना। तो ये हमेशा, सिंस एस्ट्रोनॉमर्स हैव एस्टैब्लिश द अर्थ इज ऑर्बिट द सन, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने बताया कि धरती सूरज के चक्कर काटती है, ना कि सूरज, है ना। सेकंड आता है व्हीकल्स हैव 4 व्हील्स। तो ये स्टेटमेंट एम्बिगियस है, रीज़न बीइंग कि हमें नहीं पता कि कौन से व्हीकल की बात हो रही है। अगर हम स्पेसिफिकली 4 व्हीलर की बात करेंगे तो वो 4 व्हील ही होंगे, जैसे कि नाम से पता है। और व्हीकल तो 2 व्हील्स के भी, 3 व्हील, 4 व्हील, 6 व्हील, 10 व्हील, है ना। ये ट्रक वगैरह भी आ जाते हैं डबल टायर वाले, तो फिर डिपेंड करता है ना। तो एम्बिगियस स्टेटमेंट है ये, और मैथ्स की नज़रों में सही नहीं है। थर्ड आता है द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁵। तो क्या लगता है तुम्हें, फिजिसिस्ट ने वेरीफाई कर रखा है ना, तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू हो गया ना। अब तुम सोचोगे 10⁸ था, तो वो मीटर था ना, यहाँ किलोमीटर पर सेकेंड है ना। यहाँ पे कोई तुम्हारा टेस्ट नहीं हो रहा है कि तुम्हें याद नहीं है वैल्यूज़, तुम बस स्टेटमेंट बोल रखी है, और सही होगी या गलत ही होगी, है ना। रोड टू कोलकाता विल बी क्लोज्ड फ्रॉम नवंबर टू मार्च, ठीक है। तो ये देखो कौन सी रोड, किस रोड की बात हो रही है ना, कौन से नवंबर की बात हो रही है, इस साल की बात हो रही है कि नहीं। एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट है। ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, है ना, ये हमेशा सही है। सिंस एवरी ह्यूमन बीन हैज़ टू डाई सम टाइम, तो कभी ना कभी तो मरना होता है ना, कोई अमर नहीं है। अच्छा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एक और सवाल आ गया, और इस बार सवाल आया मैथमेटिक्स से। अभी तक हमारा जर्नल था सवाल। तो कह रहे हैं ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस। क्या सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस होते हैं? तो द स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव इक्वल साइड्स, तो फिर आइसोसेलेस भी होंगे, है ना। सेकंड आता है सम आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल। क्या हो सकता है, ये भी सही बात है। तो ऐसे आइसोसेलेस ट्राइंगल जिनका बेस एंगल जो है 60 डिग्री का है, वो इक्विलेटरल होंगे। देखो कितना चालाक है ना, क्योंकि बेस एंगल अगर 60 हो गया तो डेफिनेटली सेकंड एंगल भी 60 हो जाएगा। अगर दो एंगल 60 हो गए तो तीसरा एंगल भी 60 हो जाएगा, चेन बन जाएगी, है ना। अगला है ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल। ये तो मेरे को गलत लग रहा है भाई, है ना, क्योंकि काउंटर एग्जांपल्स बहुत सारे हैं इसके। अगला बोलते हैं सम रेशनल नंबर्स आर इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको? तो रेशनल नंबर जो होते हैं p/q के फॉर्म में होते हैं, है ना। तो रैशनल नंबर इंटीजर भी होते हैं ना, उल्टा नहीं हो सकता कि और इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, है ना। क्या पता मैंने बीच में कुछ वो कर दिया हो। मीन्स सम रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, तो कुछ रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते। तो दिस स्टेटमेंट इज़ द सेम एज सेइंग देयर इज़ एन इंटीजर विच इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, है ना। जिसका मतलब तो यही हुआ कि एक इंटीजर है जो रैशनल नंबर नहीं है। तो ऐसा हो सकता है क्या? देखो सारे इंटीजर रैशनल नंबर हैं, ये बात का ध्यान रखना अगर तुम्हें याद हो तो।
मैंने क्या बताया था, है ना, कि सारे ही नंबर रियल नंबर होते हैं जो अभी अभी तक हमने जितने भी देखे हैं। नॉट और इंटीजर्स आर रैशनल, क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नहीं होते? तो फॉल्स है ना। अच्छा यहाँ सेकंड पार्ट देखो, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, मतलब फिफ्थ पार्ट देखो, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू बिकॉज रैशनल नंबर आर पी बाई क्यू एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट डिवाइड पी आर नॉट इंटीजर्स, फॉर एग्जांपल 3/2। तो ये इंटीजर नहीं है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल हो जाता है ना, इंटीजर में डेसिमल नहीं आते। तो ये वाला पार्ट हमारा सही था। मैं फिफ्थ सिक्स्थ वाला डिस्कस कर गया, है ना, ये सिक्स्थ वाला समझ में आ ही गया होगा। सेवन्थ पे आते हैं, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स एंड देयर इज़ नो रैशनल नंबर। बताओ भाई। तो द स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमें पता है दो रैशनल नंबर आर एंड एस के बीच में भी आर प्लस एच एस बाई टू होगा, एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। आर एस कहाँ से आ गए, ये बस ऐसे ही बताया गया है। कोई भी नंबर है, एक दो मान लो, एक में दो जोड़ा बटे दो कर दो, है ना, कितना आ गया, 3/2 हो गया। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। जो भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है सब रैशनल है। अगला आते हैं एग्जाम्पल 3, कह रहा है कि इफ़ एक्स स्मॉलर देन 4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अगर एक्स 4 से छोटा है, बराबर भी नहीं है, छोटा है, तो क्या चीज़ें सही हैं? 2x बड़ा होगा 8 से, गलत बात है ना, क्योंकि अगर मान लो कि x इक्वल टू 3 है, तो 3 × 2 = 6 होगा, क्या 6 बड़ा होता है 8 से? देखो एक बात ध्यान रखना कि एक स्टेटमेंट को गलत प्रूव करने के लिए एक ही कारण काफ़ी है, ठीक है, एक ही सबूत काफ़ी है। अगर किसी आदमी को तुम्हें गलत प्रूव करना है तो एक ही चीज़ काफ़ी है। सही करने के लिए सारी चीज़ों में सही होना चाहिए वो, है ना। किसी चीज़ को, बस साफ शब्दों में बोलता हूँ, किसी चीज़ को सही कहना बहुत मुश्किल है आज के मतलब वैसे भी और मैथमेटिकली भी, है ना, कि कोई किसी भी स्टेटमेंट को आप सही नहीं कह सकते अगर एक भी केस गलत निकला तो आप कोई भी गलत केस का एग्जांपल दे दो और कह दो ये गलत स्टेटमेंट है ना। जैसे 2x स्मॉलर देन 6 है, तो मान लो कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है ना, क्योंकि अगर x को 3 लेंगे तो 5 स्मॉलर देन 4 आएगा। दैट डज नॉट, ये तीसरा सेकंड पार्ट में तुम्हें मिसप्रिंट सा लग रहा होगा। अच्छा 3.5 लिखा है, ठीक है। अच्छा तो देखो अगर x की वैल्यू 3.5 है जो कि 4 से छोटी है, तो ये इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि 3.5 × 2 करेंगे तो 7 आता है, और 7 तो बड़ा है 6 से, है ना। तीसरा पार्ट 2x स्मॉलर देन 8, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि इट इज़ सेम एज x स्मॉलर देन 4। समझ में आए कैसे? देखो 2 से 8 को काटो, वही स्टेटमेंट आ जाएगी। थोड़ा सा रुकना। चलो वापस आते हैं। देखो फोर्थ एग्जांपल कह रहे हैं रीस्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद अप्रोप्रिएट कंडीशन सो दैट दे बिकम ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, सच हो जाएं अगर गलत है तो। इफ़ अ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल देन इट इज़ रेक्टेंगल। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इट इज़ रेक्टेंगल, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटर की जगह अगर तुम इसको पैरेललोग्राम बोल दो तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी, है ना। तो एक चीज़ हमें समझ में आती है कि एक रेक्टेंगल क्या होता है, जब पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होते हैं इक्वल आ जाते हैं तब होता है। अगला पार्ट कह रहे हैं कि अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट ऑन 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, है ना, ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी ना, ये क्लास 9th में पढ़ी थी हमने शायद, रुकना 9th में ही थी ना, हाँ, है ना, रेशियोज भी इक्वल हो जाते हैं, 10th में भी यूज़ हुई है। अगला कह रहे हैं रूट पी इज इरेशनल फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर पी।
तो इरेशनल फॉर ऑल प्राइम नंबर पी, ठीक है। पॉजिटिव में इरेशनल कैसे हो पाएगा? अगर मान लो पी को 4 ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी ना, 2 तो रैशनल नंबर है। अगले, ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 रियल रूट्स। तो ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव एट मोस्ट 2 रियल रूट्स। अगर तुमने, मैंने चैप्टर 4 शायद था ये, है ना, क्लास 10th का, है ना, तो मैंने उस टाइम पे तुम्हें ये बता रखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं एट मैक्स, यानी 2 होंगे तो भी ठीक, 1 होगा तो भी ठीक, 1 भी ना हो तो भी ठीक, मतलब ऐसा पॉसिबल है ना। तो यही चीज़ कंडीशन है आपकी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, मगर यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोला, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एट मोस्ट। रिमार्क क्या है कि देयर कैन बी अदर वे ऑफ रीस्टेटिंग द स्टेटमेंट अबव। फॉर इंस्टेंस, तीसरे कैन बी रीस्टेटेड पी इज इरेशनल नंबर फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर पी विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उन सब के लिए क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो देखो, ये जो आंसर है ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू हमारे दिमाग और टीचर की कन्वीनियंस, है ना। मतलब टीचर को छोड़ो फ़िलहाल के लिए, बस हर एक का सोचने का नज़रिया अलग होता है। तुम्हें किसी भी गलत स्टेटमेंट को सही करना है तो अब एक आदमी के लिए करने का तरीका कोई और होगा, सही है ना, क्योंकि हमारे पास ब्रॉडर रेंज है। तो सेकंड, हम देखो यहाँ पे एक थर्ड पार्ट कह रहा है कि रूट पी इज़ इरेशनल फॉर ऑल प्राइम नंबर, सही बात है ना। इसको दूसरा लिखने का तरीका ऐसा है कि रूट पी इरेशनल है फॉर ऑल नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते, जैसे 4, 9, है ना, ये सारे नंबर, 25, 16। तो इसको दूसरा तरीका लिखने का ये है। तो कोई भी तरीका लिखो या बाकी के आंसर के भी जो भी तरीके मिल जाए सब सही है। एक्सरसाइज A1.1 करके देखना एक बार ट्राई, ठीक है, जितना समझ में आया है। कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, ये पूरा सेक्शन ही कंपलसरी नहीं है, मगर एक चीज़ तुम्हें समझ में आ रही होगी कि सोचने का तरीका क्या होता है। और मैथ्स में अगर इंटरेस्ट है तो ये डेफिनेटली मज़ा आ रहा होगा इसमें, है ना। तो एक बार ये A1.1 करके देखना ट्राई, ठीक है। 4 पार्ट हैं। डिड्यूसिव रीजनिंग समझ लेते हैं। क्लास 9th में यू वर इंट्रोड्यूस टू द आइडिया ऑफ डिड्यूसिव रीजनिंग, ये क्लास 9th में भी बताया गया था। हियर वी विल वर्क विद मैनी मोर एग्जाम्पल्स विद द इलस्ट्रेशन हाउ डिड्यूसिव रीजनिंग इज यूज टू डिड्यूस कंक्लूजन फ्रॉम अ गिवन स्टेटमेंट, है ना। डिड्यूस करना यानी एक तरह से कैसे बताएं हिंदी में, मतलब वैसे में बताते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मिल्क होता है ना, मिल्क से हम क्या निकालते हैं, बटर निकाल सकते हैं ना। तो वो डिड्यूस करते हैं एक तरह से, समझ में आया, निचोड़ करके निकालना एक, है ना, जो चीज़ें हमें समझ में आती हैं उसमें। एक स्टेटमेंट से हमें क्या समझ मिलती है, तो दैट वी अज्यूम टू बी ट्रू, है ना। द गिवन स्टेटमेंट आर कॉल्ड प्रीमाइसिस और हाइपोथेसिस। वी विल बिगिन विद सम एग्जांपल। अगर आपको क्लियर करना है इसे तो क्लास 9th के अपेंडिक्स में जाना, है ना। उसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं, मेरे को भी कन्फ्यूजन है। एग्जाम्पल 5 पे आते हैं। गिवन दैट बीजापुर इज़ द स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड सपोज शबाना लिव्स इन बीजापुर, इन विच स्टेट डज शबाना लिव, ठीक है। तो सवाल बड़ा अच्छा है, आपको बता रखा है कि बीजापुर जो है वो कर्नाटक में है और शबाना जो है वो बीजापुर में रहती है। तो बताओ शबाना कहाँ रहती है। तो यहाँ पे 2 परमिसेस है। पहला परमिसेस यानी हाइपोथेसिस है, यानी चीज़ें हमें, क्वेश्चन हमने हमें चीज़ें दे रखी हैं। पहला है कि बीजापुर जो है वो कर्नाटका में है। सेकंड है कि शबाना जो है वो बीजापुर में रहती है। तो इन दोनों से हमें क्या समझ में आता है कि शबाना जो है वो कर्नाटका में रहती है। था ना आसान। आपको 2 चीज़ें बोली गई, देखो क्या 2 चीज़ें बोली गई। पहली चीज़ बोली गई कि क्या बोलूँ, चिकन जो है वो एक नॉन वेजिटेरियन है, मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड है, ठीक है। और हम जो है वो वेजिटेरियन है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हम चिकन नहीं खाते ना। तो 2 स्टेटमेंट, 2 प्रीमाइसिस का यूज़ करके हमने डिड्यूस करा,
ये इस चीज़ को, ऑब्वियस सी चीज़ है ना। ये हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं मगर कभी मैथमेटिकली यूज़ नहीं करा, तो उसका भी देखेंगे। एग्जाम्पल 6 समझ लो। गिवन दैट ऑल मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक आर इंटरेस्टिंग एंड सपोज यू आर रीडिंग अ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, तो हमें क्या समझ में आता है कि वी कैन डिड्यूस दैट यू आर रीडिंग एन इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक। ठीक है, सारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक क्या होती हैं, बड़ी मज़ेदार होती हैं, और तुम मैथ्स की बुक पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या पढ़ रहे हो तुम, एक मज़ेदार बुक पढ़ रहे हो। था ना सिंपल। तो ये चीज़ें तो अभी आम भाषा में थी इसलिए सिंपल है ना। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, मैथ्स पे आते हैं। हमें पता है y इज इक्वल टू -6x+5, और मान लो x 3 है, तो y क्या है, तो हाइपोथेसिस से आया y x की वैल्यू 3 रख दी यहाँ पे और y की वैल्यू आ गई -13। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, डिड्यूस करा। अगला एग्जाम्पल 8, गिवन दैट ABCD एक पैरेललोग्राम है, और मान लो AD जो है वो 5 है और AB जो है वो 7 है, तो आपको DC की और BC की लेंथ के बारे में क्या पता चलता है। जाहिर सी बात है, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है यार, मेरे को चीटियाँ वीटियाँ आ रखी हैं क्या, छोड़ो। पैरेललोग्राम कहते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर, तो इसका यूज़ करके हमारे पास BC भी 5 आ जाएगा और DC भी 7 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है ना। तो वी कैन सी दैट हाउ वी ऑफन नीड टू फाइंड आउट एंड यूज़ प्रॉपर्टी हिडन इन द गिवन प्रीमिसेस। हाँ, प्रीमाइज है ना। तो देख रहे हो यहाँ पे, ये जो पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन था ऊपर, यहाँ पे बताया नहीं था कि पैरेललोग्राम की साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये चीज़ बोली कहाँ थी इसमें, मगर हमने फिर भी हिडन मीनिंग निकाल दिया ना इसमें से। तो ये चीज़ें भी शामिल होती हैं इसमें डिड्यूस करने में, है ना। अभी हम टॉपिक का नाम क्या था यार, डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। गिवन दैट रूट पी इज इरेशनल फॉर ऑल प्राइम नंबर एंड सपोज दैट 19423 इज़ अ प्राइम। ठीक है, मान लेते हैं 19423 प्राइम है और रूट पी जो है वो इरेशनल होता है हर प्राइम के लिए, तो रूट 19423 के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, तो वो भी इरेशनल होगा, है ना। ये दो प्रीमाइसेस क्या बताती हैं हमें कि रूट 19423 एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि वी डू नॉट नो वेदर द हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट, जस्ट अज्यूमिंग कि ट्रू है। यहाँ पे क्वेश्चन ने बोल रखा है, ठीक है, वो वहाँ पे शबाना जो है वो कहाँ रहती है, कर्नाटक में रहती है, क्यों रहती है, कैसे रहती है, ये सब मतलब नहीं। क्वेश्चन ने जो बोल रखा है उससे हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, वो हमारे लिए मेन यहाँ पे देखने लायक चीज़ है। ठीक है, तो व्हाट रियली मैटर हेयर इज़ दैट वी यूज़ द करेक्ट प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग का प्रोसेस सही होना चाहिए और ट्रूनेस और फॉल्सी पे ध्यान देना चाहिए। हाउएवर इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट इफ़ वी स्टार्ट विद एन इनकरेक्ट प्रीमाइज वी मे अराइव टू रॉन्ग कंक्लूजन डेफिनेटली। अगर तुम गलत चीज़ लेके चलोगे, अगर तुम पैरेललोग्राम को बोल दोगे कि उसकी साइड एक पैरेललोग्राम जो है वो अपोजिट साइड उसकी अनइक्वल है, तो ये कंक्लूजन क्या आएगा इसका, गलत गलत है ना, ऐसी तो प्रॉपर्टी नहीं होती। तो एक्सरसाइज A1.2 भी तुम करके देखना, और ये थोड़ा लंबा है तो हम बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कंजक्शन थ्योरम प्रूव एंड मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो नेक्स्ट क्लास से करते हैं। अभी तुम ये दो एक्सरसाइज करके देखना, जस्ट समझ के देख लेना कि क्या आ रहा है दिमाग में। मुझे पता है 90% नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, चलो।